देखिए इसमें बाबू ध्यान से समझो, क्योंकि फ्लक्स लिंक्ड ही नहीं हो रहा है। इधर देखो, इधर फ्लक्स लिंक्ड ही नहीं हो रहा है, एसोसिएटेड नहीं है, उसमें चेंज होने की वजह से कुछ भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। करंट तब इंड्यूस्ड होता जब फ्लक्स में चेंज आता, या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से, या एरिया की वजह से, चाहे एंगल की वजह से, लेकिन कम से कम फ्लक्स तो लिंक्ड हो। खुद सोचो कि अगर ध्यान से देखो, ये आपका जो एरिया है, अगर इस एरिया से जितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाए, क्रॉस ही नहीं हो रहा है, पैरेलल फील्ड लाइन से, है ना, फील्ड भी पैरेलल है, दैट्स वाई आपका कोई भी क्या है, करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है, चलो ये लिख लिया है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल्स ऑफ बात नहीं बाबू, देखो एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आपका क्या है, एरिया। तो देखिए इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की तरफ है, ठीक है। इस बार बताओ क्या, एरिया लिख देते हैं आपको, एरिया श्रिंक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एरिया श्रिंक का मतलब डिक्रीज होना, छोटा हो रहा है, टाइम के साथ एरिया आपका श्रिंक हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस बार क्या है, कांस्टेंट। ठीक है बाबू, तो ज़रा बताओ तो मेरे को, इस बार इंड्यूस करंट की का डायरेक्शन क्या होगा। प्लीज़ दिमाग लगाना, सच अच्छे से डील करके तब बताना। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एरिया श्रिंक होने की वजह से खुद सोचो, एरिया छोटा हो रहा होगा समय के साथ, यही ना, एरिया छोटा हो रहा है मतलब इसका रेडियस छोटा हो रहा है, तो रेडियस छोटा होता जा रहा है मतलब एरिया छोटा होता जा रहा है टाइम के साथ, तो इससे जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा इनसाइड की तरफ, वही ना है, इनसाइड की तरफ, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा, तो क्या करेगा, सपोर्ट, तो सपोर्ट करेगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। कैसा होना चाहिए, समझ में आया है बाबू, क्लॉकवाइज। तभी ना, देखो क्लॉकवाइज तब ना मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा। तो याद रखना करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो आप खुद से लिख लेना, इन दिस केस इंड्यूस्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो लिखिए, चलिए इस वाले में बताइए, क्लॉकवाइज क्या है, एरिया इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया ये बढ़ता जा रहा है। अब बताओ एरिया जब बढ़ेगा मतलब इससे गुजरने वाली फ्लक्स क्या है, बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, बढ़ेगा तो उसको क्या चाहेगा, घटाना करना, अपोज करने के लिए इसको क्या होना चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड, मतलब इसमें भी क्लॉकवाइज जाएगा, बिल्कुल। तो आप इसमें लिख लेना खुद से, ठीक है। हो गया, नहीं लिखिए जल्दी।
इधर देखिए, इसी में अगर ये बात हो, अच्छा चलो पहले तो मेन ये करवा देते हैं कि लेट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। हमने मान लिया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अब देखो चेंज ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा होता है वो होता है आपका माइनस ऑफ डी फाई अपॉन में डी टी, वही वाली बात है। तो माइनस डी बी ए कॉस थीटा। अब देखो कॉस यहाँ पर थीटा कितना है 0 डिग्री अपॉन में डी टी। तो देखो E इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ पर चेंज क्या कर रहे हैं इस वाले यहाँ एरिया, तो B क्या है कांस्टेंट, तो B को बाहर करो, कॉस 0 तो 1 हो गया, तो DA बाई DT। इस बार ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो लिख लीजिए। उस बार क्या था, एरिया कांस्टेंट मान के बाहर किए, B चेंज हो रहा था। इस बार B को कांस्टेंट मान के बाहर करेंगे, एरिया चेंज हो रहा होगा। हो गया, चलिए जल्दी लिखिए। अच्छा यही चीज़ आपको ये बोला जाए कि इस बार ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया इसका चेंज हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या कोई करंट इंड्यूस होगा? नहीं। क्यों? फिर से कोई भी फ्लक्स इससे लिंक्ड है ही नहीं, क्योंकि इसके एरिया से लिंक्ड होने के लिए इसके एरिया से तो क्रॉस होना चाहिए ना, क्रॉस ही नहीं हो रहा है। तो फिर से क्या लिखेंगे? देयर इज, बोलो, देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट induced in the coil because the associated flux through the area is 0। तो प्लीज इसको लिख लीजिए। हाँ बाबू लिखिए।
लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो। अ रेक्टेंगुलर coil of 20 turns and area of 25 square centimeter. A rectangular coil of 20 turns and area of 25 square centimeter, ठीक है, cm, has a resistance of 100 ohm, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, if a magnetic field which is perpendicular to the plane of coil, if a magnetic field which is perpendicular to the plane of coil changes at a rate of 1000 Tesla per second, 1000 Tesla per second, कॉमा देके लिखिए, the current in the coil is, ठीक है। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 50 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.5 एम्पियर, ऑप्शन डी 5 एम्पियर। बनाइए तो। अभी सब कुछ पढ़ा दिए हैं, कोशिश करिए बनेगा। देखो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में आपका दिया है कि रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स। ध्यान दो, एक रेक्टेंगुलर कॉइल मतलब रेक्टेंगल है कॉइल का। ओह क्या करूं, रेक्टेंगुलर कॉइल कुछ इस तरह से होगा बाबू, ठीक है। इसमें टर्न्स बहुत सारे हैं, मतलब कुछ इस तरह से है, हम बना दे रहे हैं, आप समझ लो, ठीक है। ऐसा टर्न्स है बहुत सारा, ठीक है। तो टर्न्स कितना है, एन कितना है, एन दिया है 20, एन है आपका 20। आगे एंड एरिया, तो एरिया दिया है, ए दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो कैसे करोगे बाबू? इसको आप क्या करेंगे, 25 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं, समझ रहे नो? क्योंकि 100 से ए भाग दोगे तो मीटर में बदलेगा और उसका स्क्वायर तो 10 का पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि रेजिस्टेंस है 100 ओम दिया हुआ है, इसका इस पूरे का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 नहीं, हाँ 100 ओम ही है, 100 ओम है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इफ अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है, चेंजेज एट अ रेट ऑफ 1000 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है। मतलब आपका किसका चेंज होने का रेट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का, तो मतलब dB/dt यही दिया हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बेटा आपका दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 1000 टेस्ला पर सेकेंड। तुम्हें यूनिट से नहीं दिख रहा, क्या दिया है, इतना टेस्ला पर सेकेंड, मतलब इसी के तो रेट है बदलने का। पर सेकेंड में कितने टेस्ला से बदल जाता है, 1000 से, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि द करेंट इन द कॉइल इज, यही ना पूछ रहा है। चलो आसान है, करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। करंट निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, करंट निकालने के लिए ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, आते ही आज का टॉपिक यही पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो ईएमएफ पहले निकालो, ईएमएफ कैसे निकालोगे, याद होगा, एन डी फाई अपॉन में
dt। तो n का वैल्यू है 20, d फाई, देखो फाई की जगह क्या लिखोगे, बी ए। देखो भाई एक बात मेंशन किया है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ये एरिया क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान से समझो, मान लो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मान लेता हूँ, सपोज मेरी मर्जी, आउटसाइड मानूं जिधर मानूं, लेकिन एक बात फिक्स है कि इसका परपेंडिकुलर एक एरिया रखा हुआ है, तो ऐसा ही होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड मान लिया अंदर की तरफ, एरिया ऐसा रख दिया, तो देखो दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का, समझ रहे हैं। और एरिया वेक्टर जो डालोगे या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, तो हम ऐसा लेंगे जहां से हमको ज़्यादा बेनिफिशियल हो, तो इधर वाला, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो बी ए कॉस 0 हो जाएगा अपॉन में dt, समझ गए। तो यहाँ से आपका EMF आ जाएगा, EMF आ जाएगा, देखो cos 0 1 हो जाएगा, अब b इंटू ए। एरिया तो फिक्स हो गया ना, एरिया कितना दिया देखो ये फिक्स है, तो एरिया बाहर कर लो, अंदर में क्या बच जाएगा, dv बाई dt, ठीक है। और n छूट रहा है, n है आपका ये जो था 20 टर्न्स है ना, ये रह जाएगा। तो EMF इक्वल टू देखो 20 इंटू एरिया डालो, 25 इंटू 10 का पावर -4 इंटू dv बाई dt, देखो dv बाई dt दिया हुआ है 1000। इसकी वैल्यू कितनी है, तो किसी ने सॉल्व किया, कितना है देख लो, देखो 25 और 20, तो ये 50 हो जाएगा, है ना। आइए देखो 50 का 1 0 मतलब 5, 1 0 10 का पावर क्या हो जाएगा 4, ये है 10 का पावर -4, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 5 EMF का वैल्यू। अब यहाँ से करंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो EMF अपॉन R, EMF अपॉन R, EMF आया 5 अपॉन में R, R कितना दिया हुआ है 100, डाल दो, तो I की वैल्यू कितना देगा 0.05। क्या यही था ऑप्शन में, कुछ छूट गया क्या, ये 25 50, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक 50 छूट, 1 0 छूट रहा है ना, सही कह रहा है। तो ये आ जाओ 50, ठीक है। चलिए तो यहाँ से बाबू 1 0 से कट जाएगा, और ये आंसर ऑप्शन कौन सा है बाबू, यहाँ से आ जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन यही ना 0.5 है ना कि 0.05, 0.5 होगा, हाँ ठीक है, आ गया, ठीक है। तो एक यहाँ पर आपका बाय द मिस्टेक 0 छूट रहा था, ठीक है बिल्कुल। तो ये देखो 25 दूनी 50, और ये हो जाएगा 500 ना, 500 में से 1 0 इधर ले गए, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 4, तो 50 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जिनसे नहीं हुआ था। क्या हुआ, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, आसान सा तो है, इसमें क्या है लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए तो जल्दी से लिखिए, लिख लीजिए क्वेश्चन, फिर जो उतार रहे हैं उतार लेना फिर थोड़ी देर में, ठीक है। लिखिए, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप is placed in uniform magnetic field, is placed in uniform magnetic field B इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, B इक्वल टू 0.025 टेस्ला, ठीक है, with its plane perpendicular to the loop, with its plane perpendicular to the loop,
फुल स्टॉप देके आगे लिखिए, द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक, SHRINK, श्रिंक मतलब घटना, मेड टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 mm per second, shrink at a constant rate of 1 mm per second, 1 millimeter per second। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। फुल स्टॉप आगे लिखो, द इंड्यूस्ड EMF when radius is 2 centimeter, the induced EMF when the radius is 2 centimeter is ऑप्शन ए 2 माइक्रोवोल्ट, ऑप्शन ए 2 माइक्रोवोल्ट, ऑप्शन बी 2 पाई माइक्रोवोल्ट, ऑप्शन सी पाई माइक्रोवोल्ट, ऑप्शन डी π/2 माइक्रोवोल्ट। चलिए बनाइए तो। इधर देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन है इसको करना, ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए हैं, और बाकी नहीं हो पाएगा तो कल आते ही मैं एक सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसके बाद आगे कल हम लोग करेंगे एंगल चेंज वाला, ठीक है। और एक और है, बिफोर एंगल चेंज करने से पहले क्या चीज़ कि लूप को, अगर किसी लूप को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर, ठीक है, और उसमें अगर आपको लूप को मूव करा रहे हैं, तो जैसे एंट्री के टाइम देखो क्या होगा, लूप का कुछ एरिया पहले इंटर करेगा, फिर बाद में कुछ और, फिर बाद में कुछ और, तो कैसे उसमें इंड्यूस्ड होगा EMF, निकलते वक्त क्या होगा, बीच में रहेगा तो क्या होगा, बाहर है तब क्या होगा, ये सारी बातें करेंगे कल। फिर हम लोग एंगल वाला चेंज वाला देखेंगे, उस पर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और इस तरह से फिर चैप्टर बढ़ेगा आगे की तरफ, फिर मोशनल EMF, रोटेशनल EMF, ऐसे ही चैप्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना है।